इस लड़के को एक नोटिस मिलता है कि उसे एकेडमी से एक्सपेल कर दिया गया है। इसका नाम है एड रॉथ टेलर और ये एक नोबल है, लेकिन फिर भी उसे किसी गरीब इंसान की तरह एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता है। जो स्टूडेंट्स आम तौर पर उससे डरते थे, अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि एड से डरना जारी रखे या नहीं। भाई आखिरकार उसे निकाल दिया गया है। सबसे एरोगेंट और हर किसी से नफरत पाने वाला ये लड़का असली में एड की असली पर्सनैलिटी नहीं है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एड एक गेम का कैरेक्टर है। ये एक ऐसा घटिया इंसान है जिससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता और हमारा प्रोटैगनिस्ट इसी आदमी के शरीर में रीइंकार्नेट हो गया है। वहां से गुजर रहे बाकी स्टूडेंट्स भी इस लड़के के बाहर निकाले जाने पर खुशियां मना रहे थे। इस दुनिया में एड अपने स्टैट्स भी दे सकता है और अनफॉर्चुनेटली उसके स्टैट्स भी उसके कैरेक्टर की तरह ही बेकार है। उसकी स्टैमिना, इंटेलेक्ट और टैलेंट तीनों ही किसी जोक से कम नहीं है। सही बताऊं तो ओरिजिनल स्टोरी में ये कैरेक्टर एक नोबल था जिसे गेम का प्रोटैगनिस्ट बुरी तरह पीटता है। बाद में उसे उसकी नोबल फैमिली से भी निकाल दिया जाता है। आखिर में उसकी हालत एक भिखारी जैसी हो जाती है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी किस्मत को बदलने की ठान चुका है। जैसे कि मैंने ठानी है कि मैं इस भानवा चैनल को सबसे टॉप लेवल पे ले जाऊंगा। चलो इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एकेडमी के हॉस्टल से निकाले जाने पर एड ने स्कूल के पास मौजूद जंगल में रहने का फैसला किया और जल्दी उसे उसकी अपनी फैमिली से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर एड एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाता है तो उसका फ्यूचर सेफ हो जाएगा। यस, बस ग्रेजुएशन करनी है, इतनी सी बात है और यही करने के लिए एड को सरवाइव करना है और हाँ, क्लास अटेंड करनी है। लेकिन उसका इमीडिएट गोल और भी सिंपल है, अगले 10 दिन सरवाइव करना जब तक सेमेस्टर ऑफिशियली शुरू नहीं हो जाता। तो पता है कि गेम का ये हिस्सा काफी ज्यादा बुरा है, लेकिन उसे भी मालूम है कि ये 10 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एड एकेडमी की बाउंड्री को पार करके सबसे पास वाले जंगल में चला जाता है। स्टार्ट करते हैं अब एड की जर्नी डे 1 से। उसका डे 1 काफी मुश्किल जाता है। वो लकड़ियां काट कर उन्हें मैजिक से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मैजिक रिजर्व्स इतनी कम है कि बेसिक काम करने के बाद ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और उसे भूख लगने लगती है। फिर वो पेड़ों की छाल से सूप बनाने की कोशिश करता है। ये रेसिपी उसे उसके ग्रैंडफादर ने किसी पुराने किस्से में बताई थी, लेकिन रिजल्ट वैसा ही होता है जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता था। छाल बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। खैर, एड उस लेसन को याद करता है और आगे बढ़ता है। हालांकि एक चीज ऐसी है जिसमें वो काफी अच्छा है और वो है बिल्डिंग। वो लकड़ियां काटता है और उनसे एक फ्रेम तैयार करता है और धीरे धीरे हर पीस को जोड़ने लगता है और आखिर में उसके पास रहने के लिए एक छोटा सा शेल्टर तैयार हो जाता है। उसके स्टैट्स थोड़े बढ़ते हैं और उसे एक छोटा सा अचीवमेंट भी मिलता है। हाँ, यहाँ पर सिस्टम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन उसे एक यूजफुल बात समझ आ जाती है। हो सकता है कि वो मैजिक में बेहद खराब हो, लेकिन उसके हाथों में काफी टैलेंट है। इसीलिए एड अब इसी स्किल पर फोकस करने लगता है। वो एक हारपून बनाता है और एक अचीवमेंट अनलॉक कर लेता है और फिर वो पानी के पास जाकर मछलियां पकड़ने लगता है। वो उन मछलियों को पकाता है और पूरे 2 दिनों के बाद पहली बार प्रॉपरली खाना खाता है। कुछ देर के लिए उसे लगता है कि शायद हालत इतनी भी खराब नहीं है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो ब्लड को देखता है तो उसे दिखती है प्रिंसेस फीनिया, जो कि क्लॉयल एम्पायर की तीसरी प्रिंसेस है और यही वो लड़की है जिसने एंट्रेंस एग्जाम के दौरान उसकी चीटिंग एक्सपोज की थी। उसी की वजह से एड ने अपना सब कुछ खो दिया था और फीनिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे एड का अभी भी यहाँ मौजूद होना बिल्कुल पसंद नहीं आया। फीनिया के हिसाब से एड एक शेमलेस इंसान है और उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि फीनिया सिर्फ अपनी ओपिनियन नहीं दे रही थी, उसके पास झूठ पहचानने की एबिलिटी थी। यानी अगर उसने एड के खिलाफ ये बात आगे बढ़ा दी तो एड के पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था। अगर वो रिपोर्ट करती तो वो एड के लिए बस एक सेटबैक नहीं होता, ये एड का एंड हो जाता। जब फीनिया उसको आलतू फालतू की बातें सुना रही होती है तभी एड की नजर अपने फिश पर पड़ती है। उसकी मछली आग में जल रही थी, हर तरफ से टाइमिंग खराब थी। एड जानता था कि बहस करके वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वो कुछ ऐसा करता है जिसकी फीनिया को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एड उसके सामने झुकता है और उसे जेन्युइनली थैंक यू बोलता है। फीनिया रिफ्लेक्स में उसकी बात में डिसेप्शन चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी झूठ नहीं मिलता और इस बात से वो खुद कंफ्यूज हो जाती है। वो एड के फैमिली के बारे में सब जानती थी। वो एक ऐसी फैमिली थी जिसकी हिस्ट्री ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन से जुड़ी हुई थी और जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग ऐसा मानते थे कि इस परिवार के बिना दुनिया बेहतर हो सकती थी। लेकिन बात करें एड की तो उसकी सिचुएशन थोड़ी अलग थी। उसका परिवार पहले ही उसे नाता तोड़ चुका था और एकेडमी के कॉन्टेक्स्ट में यही एक चीज थी जो उसे अभी यहाँ रहने की परमिशन दे रही थी। अगर एड अभी भी उसी फैमिली नेम और उनके पूरे सपोर्ट के साथ खड़ा होता तो ये कन्वर्सेशन कई ज्यादा बुरी खत्म होती। थोड़ा टेंशन कम होने के बाद एड ध्यान से सिचुएशन ऑब्जर्व होने लगता है। फीनिया अकेली थी, ना कोई एस्कॉर्ट था और ना ही कोई एकेडमी यूनिफॉर्म। एड जल्दी से पूरी बात समझ आता है। ये क्लास प्लेसमेंट टेस्ट था। स्टूडेंट्स पूरे आइलैंड में मैजिकल बीड्स ढूंढ रहे थे और फीनिया को क्लास ए में जाना था। एड को गेम की स्टोरी से ये बात पता थी कि फीनिया के लिए अकेले एक बीड ढूंढना काफी मुश्किल होने वाला था, इसीलिए एड उसे हेल्प करने की ऑफर देता है। फीनिया उस पर शक करती है, उसे लगता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन एड बिल्कुल काम रहता है और उसे एक सिंपल कंडीशन देता है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो फीनिया उसे वहीं के वहीं एक्सपेल करवा सकती है। यानी उसकी बात सुनने में फीनिया का एक भी नुकसान नहीं था। इसलिए अब एड उसे एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। तीसरा बीड आइलैंड के बीचों बीच मौजूद मेरिल्डा के गार्जियन ट्री के नीचे है। फीनिया वहां जाती है और उसे बीड वहां मिल जाता है जहां एड ने बताया था, लेकिन यही बात उसे बाकी चीजों से ज्यादा परेशान
परेशान कर देती है। सिर्फ 3 दिन पहले एड को चीटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। अब एड यहाँ पर बिना किसी भी बकवास करे एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। फीनिया को समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। अगले दिन प्लेसमेंट टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं। प्रोफेसर ग्लास्ट मैजिकल बीट्स कलेक्ट करता है और जो स्टूडेंट गलत आइटम लेकर वापस आए थे उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर देता है। 2 बीट्स, जिक्स और लॉरेटल, इन दोनों ने ढूंढे थे जो इस स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट थे। फिर ग्लास्ट उस स्टूडेंट की तरफ इशारा करता है जिसने तीसरा बीड हासिल किया था और ये वही बीड था जो कि गार्जियन ट्री के नीचे था और उसे पूरी क्लास का टॉप स्टूडेंट अनाउंस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एड नदी के पास वापस आ चुका था और खुद अपने हाथों से एक फिशिंग रॉड बना रहा था। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर उसकी एक और अचीवमेंट अनलॉक हो जाती है। काम करते करते एड सोचने लगता है कि अभी एक्चुअली उसने करा क्या था। फीनिया की लोगों को पढ़ने की एबिलिटी अचानक से डेवलप नहीं हुई थी। वो बचपन से ही ऐसे लोगों के बीच बड़ी हुई थी जो लगातार उसकी चापलूसी करते थे और अपने फायदे के लिए उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे। इसी वजह से वो धीरे धीरे लोगों की फेक बातें और पहचानने में इतनी एक्सपर्ट हो गई कि आखिरकार कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता था। लेकिन यही एबिलिटी उसकी जिंदगी को और ज्यादा अकेला बना देती थी। ओरिजिनल टेस्ट में फीनिया प्लेसमेंट टेस्ट में फेल हो जाती है। फिर वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलती है, लेकिन फिर अपनी मेहनत के दम पर वो आगे बढ़ती है, ना स्टेटस के सहारे और ना ही किसी शॉर्टकट से। और आखिरकार उसे प्रिंसेस ऑफ लव का टाइटल मिलता है। एड को ये सब बातें पहले से ही पता थी। उसे भी पता था कि फीनिया को बीड की लोकेशन बताने से टेक्निकली वो टेस्ट पास कर सकती थी, लेकिन इस चीज से उस स्टोरी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया जा सकता था जिस पर एड खुद डिपेंड कर रहा था। अगर टाइमलाइन बहुत ज्यादा बदल गई तो गेम के बारे में एड जो कुछ जानता है वो सब बेकार हो जाएगा, उसका पूरा एडवांटेज खत्म हो जाएगा। लेकिन असली बात ये थी, एड ने उसे वो इन्फॉर्मेशन कोई गिफ्ट के तौर पे नहीं दी थी, वो एक चाल थी। फीनिया अपनी रॉयल आइडेंटिटी हाइड कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे। वो अपनी जगह खुद की मेहनत से बनाना चाहती थी और यही वो वजह थी कि वो उस बीड को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। अगर वो बीड ले लेती तो उसका रिजल्ट सच में उसका अपना नहीं होता। इससे उसकी उन सारी वैल्यूज पर सवाल उठ जाते जिनके लिए वो खड़ी थी। एड को पहले से ही पता था कि वो बीड लेने से मना कर देगी। वो फीनिया से झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे वो सच भी भूल जाए और उसका डिजायर्ड आउटकम भी मिल जाए। इसीलिए बस उसने उसे उस बीड की लोकेशन बता दी। तभी वहां पर एक और स्टूडेंट आती है जिसका नाम है लूसी और वो उस बीड को उठा लेती है। एंड ये चीज देखकर फीनिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जानती थी कि एड ने उसे कोई बेवकूफ नहीं बनाया, इसीलिए उसके पास उसके खिलाफ एक्शन लेने का कोई रीजन नहीं था। एड ने अपनी चाल बहुत अच्छे से चली थी। टेक्निकली यही बात सिचुएशन को और भी ज्यादा इरिटेटिंग बना रही थी, लेकिन वहीं एड खुद काफी सेटिस्फाइड था। उसने एकेडमी में अपनी जगह बचा ली थी और स्टोरी को भी पूरी तरीके से अपने काबू में रखा था। एंड सबसे कमाल की बात ये थी कि उसने एक भी झूठ नहीं बोला था ये सब कुछ करने के लिए। ओपनिंग सेरेमनी के लिए एड वापस एकेडमी आता है और इस बार वो काफी ज्यादा रिलैक्स नजर आता है। वो आराम से खाना खा रहा था, एकेडमी में सेटल हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में यहाँ रहना चाहता हो। आसपास के स्टूडेंट्स ये बदलाव नोटिस कर लेते हैं क्योंकि जिस एड को वो जानते थे वो एक बहुत ज्यादा हद से घटिया आदमी था, लेकिन ये वाला एड पुराने वाले एड से काफी ज्यादा बढ़िया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि एड ये बदलाव सिर्फ दिखावा करने के लिए नहीं कर रहा था। उसका गोल बड़ा सिंपल था, बस उसे ग्रेजुएशन करनी है, बाकी सारी चीजें उसके लिए सिर्फ बकवास थी। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसी थी जो एड को लगातार ऑब्जर्व कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो एड के बारे में क्या सोचे। चेहरा वही था, इंसान वही था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो। फिर एकेडमी में वापस आने के पहले ही दिन एड को प्रिंसिपल के ऑफिस से बुलाया जाता है। एड के दिमाग में तुरंत पहला थॉट आता है, क्या मुझे ये फिर से एक्सपेल करने वाले हैं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिंसिपल उससे बहुत ज्यादा काम और लगभग बहुत आराम से बात करते हैं और मीटिंग भी कोई सीरियस मैटर नहीं निकलती। एड को पहले लगता है कि शायद फीनिया ने उसकी रिपोर्ट कर दी है, लेकिन प्रिंसिपल के टोन से ये साफ हो जाता है कि उसे इस पूरे मामले के बारे में कुछ नहीं पता था। अब यहाँ पर एड को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन साथ ही उसे एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर भी मिल जाता है। फिर इसके बाद एड अपनी ग्राइंडिंग जारी रखता है। एड की सर्वाइवल स्किल्स और भी शार्प होने लगती है। उसके एरोस पहले से बेहतर हो रहे थे और वो सीरियसली सोचने लगा था कि उसमें मैजिक एनहेंसमेंट कैसे किया जाए। एक शाम हंटिंग के बाद अपने टेंट की तरफ वापस जाते वक्त उसकी नजर मेरिल्डा ट्री के नीचे बैठी एक लड़की पर पड़ती है। ये वही लड़की थी जिसे उसने ओपनिंग सेरेमनी में देखा था, जेनिका फेलोवर। वो सेकंड ईयर की जीनियस स्पिरिट सॉर्सरर थी और एड के ही साथ थी। एड को देखते ही उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है और वो सीधे उसके पास चली जाती है। वो कहती है कि उसके बारे में खुद मेरिल्डा उसको बता रही थी। एड इसे कैजुअली लेता है और सोचता है कि एक जंगली भेड़िए की भी जेंटल साइड हो सकती है। जेनिका ये सुनकर हंस पड़ती है। फिर वो हाथ आगे बढ़ाती है और एड से कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को टच कर सकता है, लेकिन एड मना कर देता है। वो पोलाइटली कहता है कि उसे उसके हाथ में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और वो यहाँ सिर्फ खाना ढूंढने आया था। इतना कहने के बाद एड वहां से चला जाता है। असल में एड जेनिका से डिस्टेंस इसलिए मेंटेन कर रहा था क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में जेनिका का रोल काफी इंपॉर्टेंट था। उसके ज्यादा करीब जाने का मतलब था ऐसी चीजों को चेंज करने का रिस्क लेना जिन्हें एड किसी भी हद में बदलना नहीं चाहता था। इस दुनिया में सर्वाइव करने का उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि उसे आगे होने वाले चीजों का अंदाजा था और अगर स्टोरी उसके नॉलेज के मुताबिक चलती रही तभी उसका
एडवांटेज कहाँ आएगा? एड के पीछे से जेनिका अपने स्पिरिट कंपेनियन को बुलाती है, एक वाइल्ड वुल्फ जिसका नाम मेरिल्डा था और वो पूरे फॉरेस्ट की गार्जियन थी। जेनिका उसके सहारे टिककर खड़ी हो जाती है और मनी मन सोचती है एड एग्जैक्टली उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना मेरिल्डा ने उसे बताया था। वो उसे बेरली एक दो शब्दों में जवाब देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली यही बात जेनिका की क्यूरियोसिटी और बढ़ा देती है। वो मनी मन डिसाइड कर लेती है कि ये उनकी आखिरी मीटिंग नहीं होने वाली। अगली सुबह एड पूरी स्पीड में दौड़ रहा होता है ताकि क्लास के लिए लेट ना हो जाए। उसका शेल्टर कैंपस से काफी दूर था, इसलिए हर सुबह उसके लिए एक छोटा सा लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम बन जाता था, लेकिन उसकी मेहनत का रिजल्ट भी साफ दिखाई दे रहा था। उसके स्टैट्स लगातार बढ़ रहे थे और वो अपना हर काम खुद हैंडल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेनिका ने अपेरेंटली एड को वॉच करना अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बना लिया था। आखिरकार जब एड उसे नोटिस कर लेता है तो रुककर सीधे पूछता है कि वो बार बार उसका पीछा क्यों कर रही है। एड पूरी सीरियसनेस के साथ उसे याद दिलाता है कि वो आखिर किसके सामने खड़ी है। एड रॉथ टेलर, एकेडमी के सबसे डेंजरस और खतरनाक इंसानों में से एक। एड जेनिका को अपने से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जेनिका उसे ऐसा करने नहीं देती। साफ कहती है कि वो दूसरे लोगों की बातों के बेसिस पर किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बनाती। वो खुद एड को जज करना ज्यादा पसंद करेगी। बात सुनने में बिल्कुल रीजनेबल थी, लेकिन एड इसे सीरियसली अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि उसे एक बात पता थी जो जेनिका नहीं जानती। जेनिका सिर्फ एक फ्रेंडली लड़की नहीं थी, वो एक्ट 1 की फाइनल बॉस थी। और अभी वो कितनी भी वार्म और फ्रेंडली क्यों ना लगे, उसके करीब जाना एड के लिए एक ऐसा रिस्क था जिसे वो लेने को तैयार नहीं था। फिर भी हालत का प्रेशर आखिरकार एड की सारी प्रिकॉशंस पर भारी पड़ जाता है और वो अपना ही रूल तोड़ देता है। वो जेनिका से एक फेवर मांगता है। जेनिका का चेहरा तुरंत खिल उठता है। उसे लगता है कि एड उससे शायद कोई इंपॉर्टेंट या मीनिंगफुल चीज मांगने वाला है, लेकिन एड कहता है कि उसे पैसे चाहिए। ये सुनते ही जेनिका के चेहरे की सारी खुशी गायब हो जाती है। ये जेनिका की एक असली परेशानी थी और एड ये बात पहले से जानता था। वो खुद एक गरीब बैकग्राउंड से आती थी और उसकी स्कॉलरशिप ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो कि उसे एकेडमी बनाए हुए थी। इसीलिए उससे पैसे मांगना सिर्फ ऑकवर्ड नहीं था, एड उससे ऐसी चीज देने को कहता है जिसे वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जेनिका धीरे से सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है और एड वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है, उस अजीब सी फीलिंग के साथ कि टेक्निकली वो गलत नहीं था, फिर भी उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत किया है। 3 दिन बाद हंटिंग के दौरान भी एड उसी बात के बारे में सोच रहा था। उसे पैसे मांगने का रिग्रेट तो था, लेकिन उसका लॉजिक अभी भी सही था। जितना ज्यादा वो मेन कैरेक्टर से दूर रहेगा उतना ही ओरिजिनल स्टोरी लाइन सेव रहेगी और यही उसका मेन मकसद था। उसे खुद को बार बार यही याद दिलाना पड़ता था। खैर फिर एड अपने टेंट पर वापस आता है। वो कर्टन उठाता है और अंदर का सीन देखकर रुक जाता है। अंदर लूसी आराम से सो रही थी। लूसी एक रेयर जीनियस, एकेडमी की सबसे पावरफुल मजिशियन और अपेरेंटली ऐसी लड़की भी जो दूसरों के कैंप साइट्स को अपना पर्सनल नैप स्पॉट समझती थी। लूसी की नींद खुलती है और उठते ही शिकायत करती है कि एड बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। एड उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन लूसी बस उसके पीछे की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल काम होकर कहती है कि एक स्पिरिट एड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसा स्पिरिट जो चाहता है कि एड हर हाल में जेनिका को बचाए। एड पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब एड का पेशेंस जवाब देने लगता है। कुछ दिनों बाद एड को पूरा कॉन्फिडेंस था कि लूसी का थोड़ी देर के लिए उसके कैंप में रहना स्टोरी को कोई मीनिंगफुल तरीके से चेंज नहीं करेगा। तभी पहला मेजर क्वेस्ट सामने आ जाता है, जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग। ये एक मॉक 1-on-1 कॉम्बैट एक्सरसाइज था जिसमें कम लीथल वेपन्स इस्तेमाल होने थे। इसमें टेलर, वो फेलिंग स्वॉर्ड्समैन भी शामिल था जिसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी एक्चुअली बनी हुई थी। एड को पहले से पता था कि ये सब कुछ कैसे होने वाला है। फर्स्ट ईयर के मेन कैरेक्टर्स अपनी अपनी मैचेस जीतेंगे, टेलर भी अपनी मैच जीत जाएगा। एड के लिए इनमें से कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं था। वो बिल्कुल डिटैच्ड होकर मैचेस देख रहा था, ऐसे इंसान की तरह जिसने ये एंडिंग्स पहले ही देख रखी हो। लेकिन तभी उसकी नजर जेनिका पर पड़ती है। जेनिका फिर से वहां आ गई थी, हमेशा की तरह उसी एनर्जी के साथ, और उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि एड पिछले कई दिनों से उसे अपने से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। जेनिका की इंटेंशन सच में अच्छी थी, इसीलिए वो एड को मैच लिस्ट दिखा देती है। एड पहले तो लिस्ट देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन जैसे ही जेनिका कैजुअली बोलती है कि उसका नाम भी लिस्ट में है, एड तुरंत लिस्ट उसके हाथ से ले लेता है। ओरिजिनल स्टोरी में एड इस क्वेस्ट के शुरू होने से पहले ही एक्सपेल हो चुका था और उसे यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, एंड ये एक सच में बड़ी प्रॉब्लम थी। एड जल्दी से लिस्ट स्कैन करता है और अपने ओपोनेंट का नाम ढूंढने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह समझ पाता कि क्या हो रहा है, मेन इवेंट शुरू हो जाता है। सबसे पहले टेलर वर्सेस लूसी होता है एंड एड वहीं के वहीं लिस्ट रख देता है। बाकी कुछ भी हो रहा हो, ये मैच वो मिस नहीं करने वाला था। उसने गेम में टेलर को प्रोटैगनिस्ट बनाकर काफी सारे घंटे बिताए थे। अब किसी साइड कैरेक्टर के शरीर में रीइंकार्नेट हो जाने से वो अटैचमेंट खत्म नहीं होने वाली थी। वो इस मोमेंट को उसी तरह अनफोल्ड होते हुए देखना चाहता था जैसे उसे याद था। टेलर लूसी के स्पेल्स को रीड करता है और उसे सरप्राइज करता है और आखिरकार उसे हराने वाला पहला इंसान बन जाता है। लूसी अपनी लिमिट से आगे जाकर इंटरमीडिएट लाइटनिंग मैजिक इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है और टेलर मैच जीत जाता है। एड को ये सारी बातें पहले से पता थी। मैच स्टार्ट होता ही टेलर एग्जैक्टली वही अटैक करता है जैसे उसे करना चाहिए था। लूसी बस एक लाइटनिंग स्ट्राइक से उसे जमीन पर गिरा देती है, लेकिन एड को कोई टेंशन नहीं होती। ये सब स्टोरी का ही हिस्सा था। टेलर फिर उठता है और अपनी स्वॉर्ड
वापस आता है और दोबारा लूसी की तरफ रश करता है, वो भी बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक। एड एक्साइटमेंट से थोड़ा आगे झुक जाता है, लेकिन तभी लूसी इंटरमीडिएट लाइटिंग स्पेल कास्ट ही नहीं करती। इसके बजाय वो एक डिफेंसिव ब्लॉक खड़ा कर देती है और टेलर को वहीं रोक देती है। फिर तुरंत विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है, जो टेलर को पूरे अरीना के पार उड़ा देता है और उसे पूरी तरह एग्जॉस्टेड कर देता है। अनाउंसर तुरंत मैच का फैसला सुना देता है और जीतने वाली होती है लूसी। एड बस उसे घूरता रह जाता है, वो सोचता है कि ये नहीं होना चाहिए था। टेलर का ये मैच हारना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, पूरी स्टोरी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था और अभी वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चला गया था। वहां बैठी भीड़ खुशी में चीयर करने लगती है। टेलर टूटे हुए कॉन्फिडेंस के साथ अरीना से बाहर चला जाता है, लेकिन एड का दिमाग ऑलरेडी तेजी से काम करना शुरू कर चुका था, क्योंकि लूसी ने अभी जो किया था उसके लिए ये बात कोई भी सेंस नहीं बना रही थी। कॉन्टिन्यूअस मैजिक ये एक ऐसी स्किल थी जो स्टोरी के इस पॉइंट पर लूसी के पास होनी ही नहीं चाहिए थी। इसे यूज करने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था हाई क्लास स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। और ओरिजिनल टाइमलाइन में लूसी का मेलिडा यानी फर्स्ट गार्जियन स्पिरिट से कोई कनेक्शन था ही नहीं, लेकिन एड को एग्जैक्टली पता था कि ये कनेक्शन कब बदला था, जब लूसी उसके कैंप साइट में आई थी। उसी दौरान शायद उसका मेलिडा से सामना हुआ होगा और समहाउ दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मतलब एड की वजह से लूसी अब उससे कई ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, जितना उसे ओरिजिनल स्टोरी में होना चाहिए था। एड को इस बात को प्रोसेस करने का भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि तभी अनाउंसर अगली मैच अनाउंस कर देता है। वो होता है एड रॉड टेलर और फीनिया के बीच में। प्रिंसेस पहले से ही अरीना में तैयार खड़ी थी और उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस मैच को लेकर काफी एक्साइटेड थी। एड फीनिया की तरफ देखता तक नहीं, वो उसके पास से निकलकर सीधा टेलर के पास चला जाता है। टेलर का ये लॉस उसकी वजह से हुआ था। एड को इस क्वेस्ट के दौरान एकेडमी में होना ही नहीं चाहिए था और उसकी मौजूदगी ने पहले ही स्टोरी को काफी हद तक ऑफ ट्रैक कर दिया था। अगर टेलर का आर्क ही टूट गया तो उसके बाद होने वाली पूरी कहानी ही बर्बाद हो जाएगी। अभी उसके लिए बस यही सबसे इंपॉर्टेंट था। एड टेलर के पास पहुंचता है और उसे समझाने लगता है, क्विट मत करना, तुम इससे कई ज्यादा स्ट्रांग हो, एकेडमी को तुम्हारी जरूरत है। अगर टेलर स्टोरी से ही बाहर हो गया तो इस गेम में एड के खुद सरवाइव करने के चांसेस भी काफी कम हो जाएंगे। वो टेलर को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ खुद को भी सपोर्ट कर रहा था। वहीं प्रिंसेस फीनिया के बारे में एक चीज समझना जरूरी था, उसकी जजमेंट एबिलिटी उसे किसी डिवाइन फेवर की वजह से नहीं मिली थी, उसने इसे खुद धीरे धीरे बिल्ड किया था। इंपीरियर फैमिली की डेंजरस पॉलिटिकल वर्ल्ड में सरवाइव करते हुए उसने इसे डेवलप किया था। सालों तक लोगों को उसके सामने झूठ बोलते हुए देखना किसी के भी इंस्टिंक्ट को रेजर शार्प बना सकता था। वो एक गिफ्ट नहीं थी, एक्चुअली में वो एक प्रॉब्लम थी। और क्योंकि उसने ये एबिलिटी इतनी मुश्किलों से हासिल की थी, इसलिए फीनिया को अपने जजमेंट पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि एड उसके लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम था। मैच शुरू होने से पहले ये दोनों एक दूसरे से फॉर्मल होकर बात करते हैं। एड हल्के अंदाज में उसे कहता है, मेरे साथ थोड़ा इजी जाना। फीनिया भी वही कहती है। वहीं दूसरी तरफ क्राउड ने एड को लेकर अपना फैसला पहले ही कर लिया था। ओरिजिनल स्टोरी में एड पहले टेलर को परेशान करता था और फिर उसी के लिए चीयर भी करता था। बाहर से देखने पर ये उतना ही फेक लगता था जितना सुनने में। एड इस बात पर कोई भी आर्गुमेंट नहीं करता। उसे पता था कि वो जिस करेक्टर की बॉडी में अभी है उसकी रेपुटेशन है ही एकदम घाट बराबर। खैर, इसके बाद मैच शुरू हो जाता है। फीनिया शुरुआत वाटर बॉल से करती है। असल में ये एक तरह का टेस्ट था। उसे उम्मीद थी कि एड अटैक डॉज करेगा और शायद उसके जवाब में फायर या विंड मैजिक यूज करेगा, लेकिन एड बस वहीं खड़ा रहता है और अटैक सीधे उसे हिट कर जाता है। फिर एड चुपचाप मैच खत्म कर देता है और अरीना से बाहर निकल जाता है। क्राउड फीनिया के लिए जोर जोर से चीयर करने लगता है और एड को जमकर इंसल्ट करता है। लोग तो उसे टेलर से भी बदतर कहने लगते हैं। एड बस फीनिया को ड्यूल के लिए थैंक्स करता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। फीनिया स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए एड किसी भी हालत में आर्क को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन इस समय पर उसकी प्रायोरिटी कुछ और थी। वो पहले ही टेलर को ढूंढने निकल चुका था, क्योंकि एड के हिसाब से इस समय टेलर ही वो इंसान है जिसे प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन फीनिया बात को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो अकेले ही उसके पीछे अरीना से बाहर निकल आती है। उसके साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं था और वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। फिर वो एड से सीधे जाके बात करती है। वो जानना चाहती थी कि एड आखिर क्या कर रहा है। साफ देखा था कि एड का जीतने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। वो बस जितनी जल्दी हो सके उस स्टेज से निकल जाना चाहता था। और फीनिया इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रही थी। उसकी फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे और पर्सनल होती जाती है। वो अपने क्लासमेट से परेशान थी, प्रोफेसर से परेशान थी, सर्वेंट से परेशान थी, यानी हर एक चीज से। और अब एड का स्ट्रेंज बिहेवियर भी उसकी फ्रस्ट्रेशन में जुड़ गया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो एड को रीड नहीं कर पा रही थी और ये बात उसे अंदर से परेशान करने लगी थी। तभी एड उसके थोड़े करीब जाता है, उसके कंधे पे आराम से हाथ रखता है और उसकी ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज काम कर जाती है। धीरे धीरे फीनिया की फ्रस्ट्रेशन कम होने लगती है और जब वो इनफ काम हो जाती है तो उसका एहसास होता है कि वो कैसे बिहेव कर रही थी, तो वो एड से अपोलोजाइज भी करती है। एड नोटिस करता है कि वो काम है, इसलिए अब वो यहाँ से निकलने का रास्ता देखने लगता है, क्योंकि वो अपने मकसद से भटका नहीं था, उसे टेलर को ढूंढना था। लेकिन फीनिया की बात
बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो एड के सामने रॉयल पैलेस की अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करने लगती है। अपना मन हल्का करने के बाद वो फिर एड की तरफ लौट आती है। वो जानना चाहती थी कि एड ने आखिर टेलर को टारगेट क्यों किया था, और इस बार उसकी थ्योरी एड की उम्मीद से भी ज्यादा शार्प थी। मीना सोचती है कि शायद टेलर की बैकग्राउंड की वजह से एड के लिए वो एक इजी टारगेट था, एक ऐसा टारगेट जिसका यूज करके एड अपनी ही फैमिली से निकल सकता था। और सबसे बड़ी बात, वो पूरी तरह गलत भी नहीं थी। एड ये जानता था, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। अभी सब कुछ सच बताने का सही टाइम नहीं था, और अगर वो एक्सप्लेन करता भी तो सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। इसलिए वो अपने आंसर को बहुत ज्यादा सामान्य रखता है, और एक्सप्रेशन तो बिल्कुल ऐसे रखता है कि जैसे पढ़ ही ना सके उसे कोई। खैर, ये देखने के बाद फिनिया उससे और भी ज्यादा सवाल करने लगती है। वो जानना चाहती है कि आखिर कोई ऐसा इंसान जिसने टेलर को बुली किया और उसे एकेडमी से एक्सपेल करवाने की कोशिश की, अब अचानक उसकी साइड क्यों खड़ा है। लेकिन एड उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। आखिरकार अपनी सारी बकवास झाड़ी करके यहाँ पर फिनिया उसको यहाँ से जाने देती है। लेकिन तभी एड दरवाजे पे जाके अचानक से रुक जाता है, पीछे मुड़ के फिनिया की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, तुम्हें पैलेस की पॉलिटिक्स को नेविगेट करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें रेस्ट भी करना चाहिए। एकेडमी पैलेस नहीं है, तुम्हें हर सेकंड चौकन्ना रहने की जरूरत नहीं है। फिनिया को समझ नहीं आता है कि आखिर उसको क्या रिएक्शन देना चाहिए एड की इस बात के ऊपर। एकेडमी में या फिर कहीं भी किसी ने उसे इतनी साफ नजर से देखकर कभी ऐसा नहीं कहा था। एड की ये बात उसे पूरी तरह ऑफ गार्ड कर देती है, और एड के चले जाने के बाद भी वो बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। ऑरा फार्मिंग कर दी भयंकर वाली। तभी एड बाहर जाता है और उसे टेलर बाहर बैठा मिल जाता है। उसके हाथ में उसकी टूटी हुई तलवार थी, और उसका पूरा एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे वो सोच रहा है कि अब आगे क्या करना है। लेकिन एड उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये होती है एला, गेम की मेन हीरोइन। वो एड और टेलर के बीच आकर साफ कर देती है कि टेलर को एड की तरफ से मिलने वाली और किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर टेलर खड़ा हो जाता है। इतना सब होने के बावजूद, हार, टूटी हुई तलवार और सबके सामने इतनी बेइज्जती के बाद, वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और सीधे एड का सामना करता है। वो एड से पूछता है कि आखिरकार वो एकेडमी में अभी तक क्या कर रहा है। एड को इस रिएक्शन से ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। उसने टेलर की स्टोरी इतनी बार प्ले की थी कि अब वो जान चुका था कि टेलर कैसा इंसान है। फाइट कितनी भी बुरी क्यों ना जाए, टेलर हमेशा वापस खड़ा होता है। और उसके पास खड़ी थी एला, टेलर की चाइल्डहुड फ्रेंड, और वही इंसान जो हमेशा उसे दोबारा खड़े होने की वजह देती थी। इसीलिए एड सवाल को डॉज करने के बजाय कुछ सिंपल करता है। वो जेन्युइनली टेलर की स्वॉर्ड्समैनशिप की तारीफ करता है। एड ने पूरी गेम में टेलर के साथ फाइट की थी, और एग्जैक्टली उसे पता था कि टेलर कितना अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। और इस बार जो वो कह रहा था वो अपने दिल से कह रहा था। फिर एड बताता है कि वो बस टेलर को चेक करने आया था, उसके दिमाग में कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं चल रही थी। इसके बाद वो मुड़ता है और वहां से चला जाता है। टेलर और एला उसे जाते हुए देखते रहते हैं। दोनों क्लियरली इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि एड इतना रिलैक्स्ड कैसे दिख रहा है। उनकी नजर में शायद ऐसा लग रहा था कि एड पूरी सिचुएशन को लेकर कूल बनने की कोशिश कर रहा है। एड उस इंप्रेशन को करेक्ट नहीं करता, लेकिन वो डोर से ज्यादा दूर भी नहीं गया होता है कि पीछे से एक जोरदार एक्सप्लोजन की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। एड इस एक्सप्लोजन को पहचान लेता है। ये एक लेजेंडरी डुएल था लॉरेटेल और जेनिका के बीच में। ये गेम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था। ओरिजिनल स्टोरी में टेलर और बाकी मेन कैरेक्टर को अंदर मौजूद रहकर ये पूरा डुएल देखना था, लेकिन अब वो अंदर नहीं थे क्योंकि एड की वजह से टाइमलाइन शिफ्ट हो चुकी थी। फिर भी डुएल हो रहा था और टेलर एला के साथ मिलकर बाहर से उस मैच को देख रहा था। सीन अब स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रही थी, लेकिन स्टोरी फिर भी आगे बढ़ रही थी। फिलहाल एड के लिए इतना काफी था। बैटल का रिजल्ट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जेनिका का फायर स्पिरिट जो है वो लॉरेटल की आइस मैजिक पर भारी पड़ जाती है, और इस तरह एक सेकंड ईयर स्टूडेंट मैच जीत जाती है। क्राउड इस जीत को खूब एंजॉय करता है, लेकिन जेनिका खुश नहीं थी। जैसे ही वो देखती है कि लॉरेटल को मेडिक्स उठाकर ले जा रहे हैं, उसे अंदर ही अंदर गिल्ट फील होता है। उसने फाइट के दौरान रूल्स के खिलाफ जाकर एक इंटरमीडिएट लेवल स्पेल को कास्ट किया था, और किसी ने उसे पकड़ा भी नहीं था। उसके लिए ये लकी था, लेकिन उस गिल्ड के साथ जीना इतना आसान नहीं था, और इस इवेंट के रिपल इफेक्ट सिर्फ इस एक मैच तक लिमिटेड नहीं थे। ओरिजिनल स्टोरी से उलट अब लूसी ने टेलर को हरा दिया था, और क्वेस्ट खत्म होते होते जेनिका ही बस एकमात्र ऐसी स्टूडेंट थी जो कि विनर बन चुकी थी सेकंड ईयर से। एड दूर से देखकर ये सब समझ जाता है कि अब जेनिका की लाइफ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। यार, उसके स्टैट्स लगातार बढ़ रहे थे, उसका बॉडी और ज्यादा टफ हो रहा था। वो एक सिंपल गोल की तरफ बिल्ड कर रहा था, इतना स्ट्रांग बनना कि बिना किसी की हेल्प के पढ़ाई भी कर सके और सरवाइव भी। लेकिन फिर भी जेनिका किसी तरह उसका कैंप ढूंढ निकालती है। एक दिन जब एड रिवर में नहा रहा होता है, जेनिका चुपके से उसके पीछे आ जाती है, और सीरियसली सिचुएशन उतनी ही ऑकवर्ड होती है जितना तुम इमेजिन कर सकते हो। थोड़ी देर की बहस के बाद दोनों कैंप फायर के पास बैठ जाते हैं। जेनिका उस जगह को देखकर खुश हो जाती है। वो इसे एड का टॉप सीक्रेट बेस कहती है और बोलती है कि एडवेंचर के लिए ये जगह परफेक्ट है। फिर अचानक उसका टोन सीरियस हो जाता है। वो एड की तरफ देखकर कहती है कि उसे किसी चीज पर उसकी ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। एड उससे सवाल करता है कि आखिर वो इस बारे में उसी से क्यों पूछ रही है, क्योंकि जेनिका के तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। जेनिका कहती है यही तो प्रॉब्लम है। बैटल के बाद से वो लगातार लॉरेटल के साथ जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। रूल तोड़कर स्पेल
लॉरेटल की इंजरी और वो गिल्ट जो उसकी दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर वो अपने दोस्तों से बात करती तो वो सब यही कहते कि उसने जो किया वो सही था, लेकिन जेनिका को कंफर्ट नहीं चाहिए था, उसे सच्चाई जाननी थी और एड उसे सच्चाई बता सकता था, वही बिना घुमाए फिराए। अगर जेनिका को लगता है कि उसे लॉरेटल से अपोलोजाइज करना चाहिए तो उसे जाकर अपोलोजाइज कर देना चाहिए। बुरा फील करने से जो हो चुका है वो अंडू तो नहीं हो सकता, और उसके दोस्तों का उसकी साइड लेना भी वो मिस्टेक खत्म नहीं कर सकता। गलती हो चुकी थी। जेनिका ये सुनकर जेन्युइनली स्माइल करती है। वो कहती है कि किसी का बस सीधा साधा सच बोल देना उसके लिए काफी रिलीफ की बात है। खैर इसके बाद वो थोड़ी थॉटफुल हो जाती है और एड से कहती है कि उसने नोटिस किया है कि पिछले साल के मुकाबले एड अब कितना अलग लगता है। उसे वो टाइम भी याद है जब एड ने उससे पैसे मांगे थे। उस सिचुएशन में ज्यादातर लोग विजिबली डेस्परेट नजर आते हैं, लेकिन एड ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसा था जिसने जेनिका को उससे डिस्टेंस बनाए रखने के लिए कहा था, और तब उसे ये बात बहुत अच्छी लगती थी। खैर इतनी सारी बकवास झाड़ी करने के बाद यहाँ पर जेनिका एड से सीधा कह देती है कि वो ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एड जैसे होने चाहिए। एड के लिए ये बात सुनना थोड़ा अजीब था, लेकिन ऑनेस्टली उसे ये बुरा भी नहीं लगा। अगली सुबह यूनिवर्स उसे फिर से याद दिलाता है कि उसे ज्यादा कंफर्टेबल होने की परमिशन नहीं है। लॉरेटल अब अकेडमी में एड के पीछे पीछे घूम रही थी। खैर अपना एड उसको इग्नोर करता है, लेकिन लॉरेटल फिर भी उसके पीछे आती रहती है। एड को एग्जैक्टली पता था कि ये सब क्या था, क्योंकि वो इस गेम को जानता था। द फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वानिया वो टाइप का गेम था जिसे ज्यादातर प्लेयर्स कभी फिनिश ही नहीं कर पाते थे। बैड एंडिंग्स गेम में काफी जल्दी और बार बार आ जाते हैं, मतलब चॉइसेस, फेल्ड सेव्स, और कई बार तो स्टोरी के असली शेप लेने से पहले ही हीरोज टूट जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं। लॉरेटल भी इस पूरे आर्किटेक्चर का हिस्सा थी। गेम के शुरुआती हिस्से में वो एक विलन जैसी नजर आती थी और ज्यादातर प्लेयर्स भी उसे उसी तरह ट्रीट करते थे, लेकिन उसका एक्चुअल रोल भी काफी बाद में सामने आता है और तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन एड कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं था। उसे पता था कि लॉरेटल असल में क्या है, और ये भी पता था कि उसके साथ चलने का फैसला उसके लिए कितना कॉस्टली हो सकता है। इसीलिए एड एक डिसीजन लेता है, उसके साथ मत खेलो, उसके ट्रैप में मत फंसो, और अब से हर कदम बेहद केयरफुली उठाओ। खैर लॉरेटल फिर एक अलग अप्रोच ट्राई करती है। वो सीधे एड के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। चेहरे पर ऐसी इनोसेंट स्माइल होती है जैसे उसने जिंदगी में कभी कोई गलत बात सोची ही ना हो। फिर वो एड से कहती है कि क्या वो उसके लिए 2 घंटे निकाल सकता है। एड जानना चाहता है कि आखिर वो कब तक उसका पीछा करती रहेगी। अब यहाँ पे लॉरेटल हल्की सी फेक सरप्राइज दिखाते हुए कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एड इतने लंबे समय तक रेजिस्ट करेगा। खैर उसकी इन हरकतों के पीछे काफी बड़ा रीजन छुपा हुआ था। लॉरेटल कोई ऑर्डिनरी क्लासमेट नहीं थी। वो एल्ड कैचलन की बेटी थी, जो कि पावरफुल लोगों में से एक थे, और वो पहले से ही प्रिंसेस फीनिया के साथ एकेडमी पर कंट्रोल हासिल करने वाली पॉलिटिकल वॉर में डीपली इन्वॉल्व थी। उसके पास एड को रिक्रूट करने की पूरी वजह थी और उसे ऐसा करने के लिए रिसोर्सेज की कोई कमी भी नहीं थी। लेकिन एड को किसी भी पॉलिटिकल गेम का रिसोर्स बनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो फिर से चलना शुरू कर देता है। लॉरेटल उसके साथ कदम मिलाकर चलती रहती है, एंड अब वो अप्रोच बदलती है और चापलूसी करने पे आ जाती है। वो एड से कहती है कि लोगों की बातें चाहे उसके बारे में कुछ भी हो, वो पर्सनली एड को काफी पसंद करती है। इसके बाद लॉरेटल अपनी जेब से 3 गोल्ड कॉइन्स निकालती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये पूरे 1 महीने की कमाई के बराबर थे। खैर वो उन्हें डाउन पेमेंट कहती है। उसकी मांग थी एड जेनिका से दोस्ती करे। वो मुस्कुराते हुए कॉइन्स एड की जेब में डाल देती है और बात को सिंपल तरीके से समझाती है कि साइड में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही उसके लिए यूजफुल होगा। एड कुछ पल उसे देखता है, फिर क्यूरियोसिटी से पूछता है कि क्या फेमस गोल्डन डॉटर सच में अपनी फ्रेंडशिप खरीदती है। ये इंसल्ट नहीं था, ये एक तरीके की तारीफ थी, और एड सच में ऐसा ही मानता था। एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होने के बावजूद भी लॉरेटल पहले से कई मूव्स आगे की सोच रही थी। वो एक ग्रुप बना रही थी, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी और लोगों को अपने साइड में ला रही थी। एड को ये सच में इंप्रेसिव लगा। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हैंडशेक के दौरान एड उसे बदले में कुछ देता है, पैसे नहीं बल्कि एक लेसन। वो लॉरेटल से कहता है कि जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी अमीरी में गुजारी हो, उन्हें गरीबी का थोड़ा सा एहसास भी अंदर से तोड़ सकता है। जो लोग सच में डेस्परेट होते हैं वो थोड़ी सी राहत के लिए लगभग सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, अपना प्राइड, अपनी लॉयल्टी और कभी कभी खुद को भी। ऐसे लोगों का फायदा उठाना बहुत आसान है और दुनिया में ये कॉमन भी है, लेकिन एड डेस्परेट नहीं था और उसे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। वो अपनी जेब से 3 कॉइन निकालता है, उन्हें लॉरेटल की हथेली में वापस रखता है और वहां से चला जाता है। लॉरेटल उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके चेहरे पे सरप्राइज और अम्यूजमेंट दोनों मिले जुले थे। वहीं एड खुद से थोड़ा गुस्सा था। पैसों से उसे सच में मदद मिलती, लेकिन स्टोरी का शेप बदलने का रिस्क वो नहीं ले सकता था। उस रात लॉरेटल जेनिका से मिलने आती है। लॉरेटल उसे प्लेफुल अंदाज में ग्रीट करती है और कहती है कि उसे जेनिका के आने की उम्मीद नहीं थी। बैटल के बाद ये दूसरी बार था जब वो दोनों आमने सामने बात कर रही थी। जेनिका शुरुआत ही माफी मांगने से करती है। वो बताती है कि जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान उसने इंटरमीडिएट लेवल स्पेल इस्तेमाल किया था। वो रूल्स के खिलाफ था, भले ही उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। फिर उसकी नजर लॉरेटल की इंजरीज पर जाती है जो अभी भी दिखाई दे रही थी। जेनिका उसकी फिक्र करते हुए पूछती
पूछती है, तुम्हें अभी भी चोट लगी हुई है? लॉरेटल इसे कैजुअली टाल देती है, ठीक हो जाएगा। फिर जेनिका हल्की सी मुस्कान के साथ पूछती है, जैसे उसे पहले से ही जवाब पता हो। तो एड के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही? लॉरेटल इनोसेंट बनने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिका उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो कैजुअली बताती है कि जो उसके स्पिरिट्स हैं वो अक्सर दूसरों की बातें सुन लेते हैं। हालांकि ये सब कुछ करने के लिए वो उन सबको इनकरेज करती है, लेकिन स्पिरिट्स अपनी मर्जी से वही करते हैं जो उन्हें पसंद हो। लॉरेटल एकदम शांत हो जाती है। जेनिका थोड़ा आगे झुकती है और अपनी सीनियरिटी का पूरा वेट इस्तेमाल करते हुए सीधे बता देती है कि लॉरेटल आखिर क्या कर रही थी, और वो है गोल्ड कॉइन्स देखकर लॉयल्टी खरीदना। वो साफ कर देती है कि असली रिलेशनशिप्स इस तरह काम नहीं करते। फिर थोड़ा और चुभाने के लिए जेनिका एड के रिस्पॉन्स का भी जिक्र करती है। बताती है कि एड का रिएक्शन लॉरेटल की पूरी कोशिश से भी ज्यादा जेन्युइन था। ये सुनकर जेनिका खुद ही हंस पड़ती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने सीनियर अथॉरिटी वाला एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर दिया था। शायद उसने थोड़ा ज्यादा ब्रैग भी कर दिया था। जाते जाते जेनिका फिर रुकती है और उस रफ ट्रेनिंग सेशन के लिए एक बार और अपोलोजाइज करती है। फिर वो बताती है कि वो खुद भी एक दिन इतना पावरफुल बनना चाहती है कि हाई टियर स्पिरिट को समन कर सके। उसे बस लगातार मेहनत करते रहना है। लॉरेटल उसे जाते हुए देखती रहती है और मन ही मन उसकी बातों को दोहराती है। अब वो जेनिका को पहले से कई ज्यादा क्लियरली समझने लगी है। उसकी चेयरफुल पर्सनैलिटी पूरी तरह फेक नहीं थी, लेकिन वो एक तरह का आर्मर जरूर थी। ऐसी दुनिया में आगे बढ़ने का उसका तरीका जो उसके लिए खास तौर पर काइंड नहीं था, और वो अपनी परेशानियों को बाहर नहीं आने देना चाहती थी। फिर भी इस समय जेनिका के बिहेवियर में कुछ अजीब था। तो एड अपने कैंप में कपड़े धो रहा होता है कि अचानक तेज हवा का झोंका आता है और उसके सारे कपड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। और ऐसा करने वाली थी बेले माया। ये एक सीनियर मेड होती है ऑफिस हॉल की। ये वही औरत थी जिसने एड को एकेडमी के डॉम से बाहर निकाल दिया था। बेले एड के करंट सेटअप को ध्यान से देखती है और खुद भी थोड़ा सरप्राइज्ड होकर मानती है कि उसे जो दिखाई दे रहा है उससे वो इम्प्रेस्ड है। और ये एड के लिए काफी बड़ी तारीफ थी, क्योंकि उसकी डॉम में कुकिंग से लेकर क्लीनिंग तक हर चीज में परफेक्शन बेस लाइन स्टैंडर्ड माना जाता था। लेकिन एड उसकी बात मुश्किल से सुन पाता है। उसकी नजर सीधे बेले के हाथ में मौजूद बास्केट पर चली जाती है। वो बास्केट प्रीमियम इंग्रेडिएंट से भरी हुई थी जिन्हें बेले खुद फॉरेस्ट से लेके आई थी। बेले नोटिस कर लेती है कि एड उसके बास्केट को बहुत देर से घूर रहा है। वो कैजुअली कहती है कि उसे पूछने में हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। एड बिना किसी बकवास के सीधे बास्केट मांग लेता है और बेले उसे दे देती है। मैं बास्केट की बात कर रहा हूँ, किसी और चीज की नहीं। एड तुरंत उन सामग्रियों को काम में लगा देता है। वो नए टूल्स बनाता है और खाना तैयार करता है और अपनी सप्लाईज को और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। सनसेट होने तक एड काफी सारे अच्छे काम कर चुका होता है और काफी प्रोडक्टिव भी होता है उसका दिन। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत था, लेकिन वो शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक आसमान से कोई चीज नीचे गिरती है और एड का पूरा टेंट अपने साथ ले जाती है। वो थी लूसी। ये चीज देखने के बाद एड बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो लूसी से पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या। लूसी एक्सप्लेन करती है, उस सुबह बेले का मूड खराब था। उसने लूसी को क्लास स्किप करते हुए पकड़ लिया और लूसी घबरा गई, इसलिए उसने टेलीपोर्ट करके उस सेफ प्लेस पर जाने की कोशिश की जो उसके दिमाग में आया, और वो था एड का कैंप। हाँ, इस चीज की कीमत एड के कैंप को चुकानी पड़ी। लूसी को इस बात का कोई खास गिल्ट नहीं था। खैर, वो उल्टा कैजुअली पूछती है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? एड उसके सर पे एक थप्पड़ मारता है। जो चीज उसे सरप्राइज करती है और वो ये था कि लूसी ने उसके इस थप्पड़ को ब्लॉक नहीं करा। ना कोई रिफ्लेक्स, ना कोई स्पेल, और कुछ भी नहीं। लूसी बताती है कि उसकी पूरी मैजिक खत्म हो चुकी थी। मतलब इस बार उसके पास एड के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई एडवांटेज ही नहीं था। एड डिसाइड करता है कि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। वो लूसी को प्रॉपर लेक्चर देता है, एक उसके कैंप को बर्बाद करने के लिए और दूसरा लगातार क्लासेस स्किप करने के लिए। बाद में एड लाइब्रेरी में बैठा हुआ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी किताबें पढ़ रहा होता है और वो कंस्ट्रक्शन के बारे में काफी कुछ सीख जाता है। एड इस बार पूरी तरह फोकस था। वो इतनी सीरियसनेस से पढ़ाई कर रहा था कि उसे लगभग लाइब्रेरी के क्लोजिंग टाइम का भी ध्यान नहीं रहा। स्टाफ जब बंद करने की तैयारी करने लगे तब भी एड अपने किताबें समेट रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आती है और फ्रेंडली अंदाज में कमेंट करती है कि वो कितनी सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। एड उसे एक लाइब्रेरियन समझ लेता है और देर तक रुकने के लिए अपोलोजाइज करता है, लेकिन लड़की बात को टाल देती है। वो कहती है कि किसी को भी इतनी मेहनत और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हुए देखना उसे खुद भी और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि उसका नाम है एल्का और वो फैकल्टी ऑफ मैजिक की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। एड भी अपना नाम बताता है। जैसे ही वो अपना नाम बोलता है, एल्का एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। एड को इस रिएक्शन से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको इस चीज की आदत थी। उसके कैरेक्टर की रेपुटेशन अक्सर उसके आने से पहले ही पहुंच जाती थी। लेकिन एल्का जल्दी समझ जाती है और कहती है कि एड वैसा बिल्कुल नहीं लगता जैसे उसके बारे में सुना गया है। वो एड से काफी ज्यादा इंप्रेस थी। अपने डॉम में वापस जाने से पहले एल्का एड से कहती है कि वो उसको सपोर्ट करेगी और उसे घर से पहुंचने की शुभकामना देती है। ये छोटी सी बात थी, लेकिन एड उस काइंडनेस को दिल से लेता है। लेकिन तभी अचानक पूरा फ्लोर हिल जाता है। शेल्फ से किताब
किताबें चारों तरफ गिरने लगती है और कुछ ही पलों में एड और एल्का दोनों उस केओस के बीच दब जाते हैं। कुछ बड़ा हुआ था, इतना बड़ा कि एपिसोड 1 के फाइनल चैप्टर के खत्म होने का समय आ चुका था। पूरे कैंपस में स्टूडेंट्स एक टेम्पररी इमरजेंसी कैंप की तरफ जाने लगते हैं, जहां टेलर यानी मेन कैरेक्टर सबको लीड कर रहा था। उनमें से एला भी थी। वो रुकती है, सामने फैलते केओस को देखती है और अचानक उसे एक ऐसी बात याद आती है जो उसने कभी एक स्पिरिट बुक में पढ़ी थी। एला की नॉलेज सीधे प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचती है। ये केओस रैंडम नहीं था, ये एक समनिंग रिचुअल था और इसका टारगेट था ग्लास्कन, जो कि है हाईएस्ट रैंक डार्क स्पिरिट। और इन सब के पीछे थी जेनिका फेलोवर, एक ऐसे स्टूडेंट जिसका स्पिरिट के साथ कनेक्शन इतना पावरफुल था कि उसने इतनी डेंजरस समनिंग करने की कोशिश कर डाली थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जेनिका कंट्रोल में नहीं थी। डार्क स्पिरिट ने उसे पूरी तरह पजेस कर लिया था और इसी वजह से वो एक्ट 1 की फाइनल बॉस बन चुकी थी। फीनिया तुरंत समझ जाती है कि इसका इमरजेंसी कैंप के लिए क्या मतलब है। बैरियर्स हमेशा के लिए होल्ड नहीं कर सकते थे और उनके पास समय भी तेजी से खत्म हो रहा था। टेलर सभी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट सेंटर की तरफ मूव करने के लिए कहता है। वो साफ बता देता है कि अगर ग्लास्किन ने पूरी तरह मैनिफेस्ट कर लिया तो लोग मारे जाएंगे। रॉयल गार्ड का कैप्टन स्टूडेंट्स को काम रखने की कोशिश करता है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि फैकल्टी और एक्सपर्ट मैजिशियन जल्दी ही सिचुएशन संभालने के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एल्केमी फैकल्टी की एल्वीरा उस ऑप्टिमिज्म को तुरंत खत्म कर देती है, यानी भरोसे को पूरा खत्म कर देती है, क्योंकि प्रिंसिपल ओवेल शहर से बाहर थे। डार्क स्पिरिट किसी का भी इंतजार करने वाला नहीं था, किसी को अभी एक्शन लेना होगा। एल्वीरा वॉलंटियर्स के लिए आवाज लगाती है, लेकिन पूरे रूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है। तभी कॉम्बैट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट क्लीबियस सामने आता है। उसे ठीक ठाक पता था कि उस बिल्डिंग के अंदर क्या है। खैर वो किसी भी हालत में वहां जाने के लिए तैयार नहीं था और वो सिचुएशन साफ साफ समझाता है। बिल्डिंग के बाहर ही इंटरमीडिएट लेवल स्पिरिट्स गार्ड कर रहे थे और अंदर 2 हाई रैंक स्पिरिट भी मौजूद थे, टार्किन और वेलोस्फर। खैर ऐसी जगह में घुसना अकलमंदी नहीं थी, बस जल्दी मरने का तरीका है। लॉर्डल को अभी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर एक स्टूडेंट ने इतनी डेंजरस चीज करने की कोशिश की कैसे। तभी एला उस मिसिंग पीस को एक्सप्लेन करती है। डार्क स्पिरिट्स स्पिरिट सॉर्सरर्स के नेचुरल एनिमीज होते हैं। उनकी पावर्स अक्सर इतनी अनकंट्रोलेबल होती है कि स्किल्ड हैंडलर्स भी उन्हें पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाते। शायद जैसी सिचुएशन बिगड़ी, जेनिका ने अपना कंट्रोल खो दिया। एंड अब टार्किन और वेलोस्फर उसकी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके ग्लास स्किन को इस वर्ल्ड में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिक्स उसे रोक देता है। वो पॉइंट आउट करता है कि हर सेकंड जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है। और इस सिचुएशन में फैसला लेने की पावर सिर्फ फीनिया के पास थी। सभी की नजरें उसकी तरफ चली जाती है। फीनिया कुछ पल चुप रहती है और सोचते वक्त एड की कही हुई उस बात को दिमाग में घुमाती है। फिर वो अपना फैसला सुना देती है। हर साल के टॉप स्टूडेंट साथ में रॉयल गार्ड्स, उन्हें प्रिपेयर करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। फिर वो बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, जेनिका को बचाएंगे और ग्लास स्किन के मैनिफेस्ट होने से पहले समनिंग को बंद कर देंगे। और इसका जो भी परिणाम होगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीनिया लेगी। तभी एक स्टूडेंट हाफता हुआ वहां पहुंचता है। टीचिंग एरिया के रेजिडेंट्स हेल्प नहीं कर सकते थे। वो लोग पहले से ऑर्डर हॉल में पोशन आर्काइव्स को प्रोटेक्ट करते हुए लाइन होल्ड कर रहे थे। फीनिया पूछती है कि क्या कोई और उनकी मदद कर सकता है, लेकिन उसे जवाब मिलने से पहले एक और स्टूडेंट उसके पास पहुंचती है। एक डरी हुई लड़की जो बुरी तरह कांप रही थी। वो बताती है कि लाइब्रेरी में इमरजेंसी हो गई है। लाइब्रेरी के अंदर एक लड़की एल्का अभी भी फंसी हुई है और उसके साथ एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट भी है। जिक्स यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का इंतजार भी नहीं करता, वो लड़की के शोल्डर्स पकड़कर तुरंत पूछता है, एल्का अभी भी अंदर है? लड़की के कंफर्म करते ही जिक्स अपना फैसला कर लेता है। एल्का अपना बचाव नहीं कर सकती। वो उसे बाहर निकालने जाएगा, लेकिन फीनिया उसे रोक देती है। उसके हिसाब से अभी प्रायोरिटी जेनिका और डार्क स्पिरिट है और हो सकता है कि एल्का अकेली भी ना हो, क्योंकि उसके साथ एक सेकंड ईयर स्टूडेंट भी है। लेकिन जिक्स को अभी भी भरोसा नहीं होता। वो उस स्टूडेंट को जानता तक नहीं था और अपनी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ किसी अननोन इंसान के भरोसे छोड़ने वाला नहीं था। फीनिया उस लड़की से पूछती है कि आखिर वो स्टूडेंट है कौन। लड़की एकदम फ्रीज हो जाती है। वो विजिबली स्ट्रगल करती है, जैसे नाम बोलने से उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जिक्स उसे जल्दी जवाब देने के लिए कहता है। आखिरकार वो कांपती हुई आवाज में नाम बोलती है। वो है एड रॉड टेलर। पूरे रूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है। फिर वो लड़की रोने लगती है और आंसुओं के बीच अपोलोजाइज करने लगती है। उसने जल्दी लाइब्रेरी छोड़ दी थी क्योंकि एड के देर तक रुकने से उसे इरिटेशन हो रही थी, इसीलिए वो एल्का को वहीं छोड़कर चली गई थी। बस यही पूरी बात थी। लेकिन ये बात सुनकर जिक्स और ज्यादा सीरियस हो जाता है। एड की रेपुटेशन ऐसी नहीं थी जिससे किसी क्राइसिस के वक्त लोगों को रीअश्योरेंस मिले। उस लाइब्रेरी के अंदर एल्का को अकेले एड के साथ छोड़ दिया गया था। जिक्स इसे चुपचाप एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। फीनिया कैजुअली कहती है, बस एड पर ट्रस्ट करो, रिलैक्स। लेकिन इस सिचुएशन में उसकी बात किसी जोक से कम नहीं लगती। पूरा रूम फ्रीज हो जाता है। हमें जरा भी मजाक नहीं लगता। वो पहले ही मूव कर चुका था। वो हवा में उछलता है और लाइब्रेरी की तरफ उड़ते हुए रास्ते में आने वाले जितने भी डार्क स्पिरिट्स होते हैं उन सबको काटता हुआ आगे चला जाता है और पूरे रास्ते एड का नाम जोर जोर से चिल्लाता है। लेकिन जिक्स इतना वर्कड अप क्यों था, ये समझने के लिए जरा उसका पास्ट देख लेते हैं। वो कंट्री के नॉर्थ साइड में
अकेला बड़ा हुआ था, ना कोई फैमिली, ना फैमिली की कोई याद। खैर वो मांस बेचकर किसी तरह सरवाइव करता था। लोग उससे दूरी बनाए रखते थे और ऑनेस्टली शायद जिक्स भी उनसे ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहता था। उसकी जिंदगी में एल्का आई। एल्का उसकी पहली असली फ्रेंड बनी। इसीलिए जब जिक्स कहता है कि वो एल्का को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एड किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, ना कोई घटिया काम कर रहा था। वो बस एक दीवार से टिक कर बैठा था। उसका पूरा शरीर बहुत बुरी हालत में था और वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। जिक्स एड को पकड़ता है और तुरंत पूछता है एल्का कहाँ पे है। एड इतना एग्जॉस्टेड था कि बहस करने की भी हालत में नहीं था। वो बस हाथ उठाकर एक तरफ इशारा कर देता है। जिक्स उसे एक तरफ धकेल देता है और तुरंत उस डायरेक्शन में भागता है। फिर उसे एल्का दिखाई देती है। वो एक शेल्फ पर सो रही थी और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। जिक्स को तुरंत राहत महसूस होती है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर आसपास की डिटेल्स पर जाती है। एल्का के चारों तरफ बैरिकेड बुक केसेस लगे हुए थे। उसके ऊपर एक कोट भी पड़ा था। पास ही एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे थे। खून एल्का का नहीं था, किसी ने ये पूरा सेटअप तैयार किया था। लाइब्रेरी में आने वाले डार्क स्पिरिट से लड़ाई की थी और फिर एल्का की प्रोटेक्शन करने के लिए वहीं रुका रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि, इतना सस्पेंस क्यों बनाना है भाई, एड ही था। एड भारी भारी बुक शेल्फ उठाकर लाता है और अनकॉन्शियस एल्का के चारों ओर एक मजबूत बैरियर बना देता है। फिर वो बोर्ड पर इंस्ट्रक्शन लिखता है ताकि अगर कोई और उसे पहले ढूंढ ले तो उसे पता रहे कि क्या करना है। और इसके बाद एड बस वहीं बैठा रहता है। एक पॉइंट पर उसकी नजर विंडो के बाहर पड़ती है और उसे समनिंग दिखाई देती है, लेकिन एड जानबूझ के कर्टन्स बंद कर देता है। बाहर मेजर कैरेक्टर्स के बीच जो भी हो रहा था आज रात, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके पास पहले ही काफी कुछ था। एल्का की रक्षा करने के लिए आने वाले डार्क स्पिरिट से लड़ना एड के लिए काफी कॉस्टली था, लेकिन इस स्ट्रगल से उसे कुछ फायदा भी मिलता है। उसके स्टैट्स बढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि वो कुछ नई स्पिरिट कनेक्शन एबिलिटीज भी अनलॉक कर लेता है। जब जिक्स आखिरकार एल्का को उठाकर बाहर ले जाने लगता है और एड से पूछता है कि अंदर आखिर हुआ क्या था, तो एड कैजुअली जवाब देता है, मैं बस ट्रेनिंग कर रहा था। ये बात सुनकर जिक्स हंस पड़ता है। वो ऐसी हंसी थी जिससे साफ पता चलता था कि उसे मालूम है कि एड पूरी सच्चाई नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी वो उसके जवाब की रिस्पेक्ट करता है। जिक्स एड को थैंक्स करता है और प्रॉमिस करता है कि वो किसी दिन इसका फेवर जरूर लौटाएगा। एड इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लेता है क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता था कि जिक्स कौन है, टेलर का सबसे करीबी एलाई यानी दोस्त और आगे होने वाली घटनाओं का एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा। इसलिए जिक्स के जाने से पहले एड उसे एक बात कहता है, टेलर को ढूंढो और उसके लीड को फॉलो करो। जिक्स थोड़ा सरप्राइज होता है। आखिर एड ऐसे इंसान के बारे में इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहा था जिससे वो बेयरली इंटरेक्ट करता था, लेकिन एड की वजह प्रैक्टिकल थी। ओरिजिनल गेम में टेलर को अपना स्लैश एलिमेंट सिर्फ जिक्स के साथ एक डुएल के बाद अनलॉक होता है। उसे जिक्स की मैजिक को काट कर उसके पार जाना पड़ता है। ये वही मोमेंट था जो टेलर को टार्किन को हराने में काबिल बनाता है। अगर ये इवेंट नहीं हुआ तो पूरी सीक्वेंस टूट जाएगी। जिक्स एड की सलाह मान लेता है और वहां से चला जाता है। आखिरकार यहाँ पर एड को बैठने का मौका मिलता है, लेकिन तभी अचानक उसे एक बात समझ आती है। टेलर और जिक्स के बीच वो डुएल जो एक्ट 1 के फिनाले से पहले होना था, वो अभी तक हुआ नहीं था और उन दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप ओरिजिनल स्टोरी में डेवलप होनी थी, वो भी अभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। टेलर ने अभी तक स्लैश एलिमेंट भी अनलॉक नहीं किया था, मतलब टाइमलाइन सिर्फ बेंड नहीं हो रही थी, वो टूट रही थी। एड को इस बात पर सोचने का ज्यादा समय नहीं मिलता। सीन फिर वापस कैंप में शिफ्ट हो जाता है। जिक्स एल्का को लेकर वहां पहुंचता है और देर होने के लिए अपोलोजाइज करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, टीम उसे रोक देती है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग पहले ही अंदर जाने की कोशिश कर चुके थे और फेल हो चुके थे। कैप्टन, सोल्जर और कई स्टूडेंट्स घायल हो चुके थे और उन्हें पीछे हटना पड़ा था। अब उनके पास टार्किन के खिलाफ जाने के लिए पूरी एनर्जी नहीं बची थी। टाइम तेजी से खत्म हो रहा था और जिस एक चीज से सिचुएशन का आउटकम बदल सकता था वो अभी तक हुआ ही नहीं था। तभी एड कैंप में पहुंचता है और एक नजर में पूरी सिचुएशन समझ जाता है। ग्लास स्किन को समन करने वाला रिचुअल लगभग पूरा हो चुका था। अगर अभी किसी ने कुछ नहीं किया तो इसके साथ पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। एड जानता था इसमें शामिल होने का मतलब होगा स्टोरी की टाइमलाइन को और भी ज्यादा बिगाड़ देना, लेकिन सब कुछ जलकर खत्म होने देना भी कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए एड फैसला कर लेता है, वो कहता है कि वो इसमें शामिल होगा और इस बार वही लीड करेगा। अगर तुम्हें इसकी अगली वीडियो देखनी है तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो पे तकरीबन 3000 लाइक्स करवा दो, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी इसका नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ।